दोस्तों नमस्कार। आज हम इग्नू के कोर्स जो सर्टिफिकेट कोर्स है CIG सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का वीडियो लाए हैं। इसको हम 3 पार्ट में लेके आएंगे और पूरे पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पूरा 8 यूनिट है और 3 ब्लॉक में बटा हुआ है। पहले ब्लॉक में 2 यूनिट, दूसरे ब्लॉक में 3 यूनिट और तीसरे ब्लॉक में 3 यूनिट। तो इसको हम ब्लॉक वाइज लेके आएंगे। कोर्स कोड की बात की जाए तो NES 101, NES 102, NES 103 और NES 104 यह 4 रूप से है। तो केवल हम पहले की बात कर रहे हैं। NES 101 जो है उसमें 8 यूनिट हैं। तो आइए देखते हैं पहला यूनिट। इकाई 1 मार्गदर्शन की प्रस्तावना। प्रस्तावना उसके बाद उद्देश्य आता है। मार्गदर्शन का अर्थ, मार्गदर्शन की आवश्यकता, प्राथमिक विद्यालय अवस्था में मार्गदर्शन कार्यक्रमों के उद्देश्य, विद्यालयों में मार्गदर्शन सेवाएं, अभिविन्यास सेवा, छात्र तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, नियोजन सेवा, अनुवर्ती सेवा, मूल्यांकन सेवा। सामूहिक मार्गदर्शन, बच्चों के व्यवहार को बेहतर और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ व्यवहार परीक्षण विधियाँ और परीक्षणेतर विधियाँ। मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व तैयारियाँ, मार्गदर्शन कार्यक्रम की योजना बनाना, मार्गदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए संसाधनों को गतिशील बनाना। सारांश अंत में देखेंगे और आप यहाँ पे अभ्यास भी कर सकते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो औपचारिक शिक्षा के मूलतः 3 कार्य हैं: शिक्षण, सेवा और प्रशासन। शैक्षिक प्रक्रिया की प्रभावी कार्य संचालन के लिए इसमें पारस्परिक निर्भरता और आपसी संबंध आवश्यक है। न तो शिक्षण, न ही सेवा और न ही प्रशासन अपने आप ही शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तीनों का सम्मिलित रूप इसका लक्ष्य प्राप्त करेगा। शिक्षण संबंधी कार्य प्रमुख रूप से पढ़ाने का काम है, प्रशासन का काम प्रबंधन, जबकि सेवा का कार्य सहायता है। सेवा कार्य का उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था में, विशेषकर प्राथमिक अवस्था में इष्टतम विकास करने में बच्चे की सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप प्रदान करना है। उपयुक्त सभी कार्यों को शिक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत तरीके में किया जाना चाहिए, जिन्हें नया ज्ञान या विद्यमान ज्ञान का परिष्कार, नई दक्षताओं या विकास या विद्यमान विकास के परिष्कार और अभिरुचियों, भावनाओं और मूल्यों के अर्जन में देखा जाता है, ताकि इससे स्वस्थ वृद्धि और व्यक्ति का विकास और उस समाज के जिसका वह अंग है हित के लिए योगदान में वृद्धि हो सके। मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने पूरी क्षमता विकसित करने में सहायता करने के लिए क्रियाकलाप आयोजित कर शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक कार्य के रूप में काम करता है। इसलिए मार्गदर्शन को समग्र शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है, जिसमें शिक्षक और अभिभावक और मार्गदर्शक को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। इसलिए यह वांछनीय है कि शिक्षकों और अभिभावकों को मार्गदर्शन का अभिप्राय और महत्व समझना चाहिए, ताकि उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहार और कार्यकलाप या बच्चों से अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उनका सर्वांगीण विकास हो। देखिए, यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते और थोड़ा सा हम तेज़ भी चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और अंत में आपको सारांश बताते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पे उद्देश्य है, आप इसको पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम हेडिंग बताते चलते हैं और प्रस्तावना के बाद हम सीधे सारांश की व्याख्या करेंगे। मार्गदर्शन का अर्थ यह भी है और इसके बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि क्या ज़रूरत होती है प्राथमिक अवस्था में, मार्गदर्शन कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या होने चाहिए, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। विद्यालयों में मार्गदर्शन सेवाएं, अभिविन्यास सेवा, छात्र तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, नियोजन सेवा यानी नियुक्ति सेवा, अनुवर्ती सेवा, मूल्यांकन सेवा, यह क्रियाकलाप हैं। सामूहिक मार्गदर्शन की बात करें तो वह भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के व्यवहार को बेहतर और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ व्यवहार परीक्षण विधियाँ, परीक्षणेतर विधियाँ, जिसमें प्रेक्षण और आपका वृत्तांत, अभिलेख, यह सब आते हैं। वस्तुनिष्ठ विवरण, शिक्षक 1, शिक्षक 2 किस प्रकार से यह जांच करते हैं। आप यहाँ पे संख्यात्मक रूप से युगलित तुलना, ग्राफिक तुलना, सामाजिक तुलना, या इससे जानकारी मिलती है। तो आप विभिन्न प्रयोग करके यहाँ पे जान सकते हैं कि कौन से बच्चे में किस प्रकार की क्वालिटी विकसित की जा सकती है। मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व तैयारियां क्या होनी चाहिए। मार्गदर्शन कार्यक्रम की योजना बनाना, मार्गदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, ये सब महत्वपूर्ण हैं। परीक्षणेतर विधियों द्वारा बच्चों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना,
संचय रिकॉर्ड कार्ड भरना, सामूहिक मार्गदर्शन क्रियाकलाप, कुछ संभव तरीके, शिक्षकों के साथ सम्मेलन, अभिभावकों के साथ सम्मेलन, मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए संसाधनों को गतिशील बनाना, विद्यालय के संसाधन, सामुदायिक संसाधन। और अंत में बात करें सारांश की, तो हमने मार्गदर्शन के अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा प्राथमिक विद्यालयों में मार्गदर्शन कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में चर्चा की। हमने विभिन्न सेवाओं जैसे कि अभिविन्यास, सूचना तालिका, परामर्श, नियोजन, मूल्यांकन आदि के बारे में भी चर्चा की। बच्चों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों के बारे में बताते हुए हमने प्रेक्षण, वृत्तांत अभिलेख, आत्मकथा, समाजमिति आदि जैसी परीक्षण की विधियां हैं इसका प्रयोग किया है, उस पर बल दिया है। जिन मार्गदर्शन कार्यक्रमों को विद्यालय में आयोजित किया जा सकता है हमने उनके बारे में भी चर्चा की। छात्र सूचना पत्र तथा संचय रिकॉर्ड कार्ड के नमूने की प्रतियां भी देख सकते हैं परिशिष्ट 1 और 2 में। तो इस प्रकार से यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो इसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं यूनिट 2 के बारे में कि क्या है। यूनिट 2 की बात की जाए तो बच्चों के मार्गदर्शन में अभिभावकों और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। आइए इसमें देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या है। प्राथमिक विद्यालय अवस्था में छोटे बच्चों की अन्योन्य क्रिया घर से स्कूल तक और पड़ोस तक के परिवेश और संचार माध्यमों द्वारा विश्व परिवेश में लगातार होती रहती है। समाज उनसे ऐसा नागरिक बनने की आशा करता है जो अपने परिवेश में अपनी योग्यता के इष्टतम सीमा तक प्रभावकारी और उत्तरदायित्वपूर्ण अनुक्रिया करे। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए बनाई गई पाठ्य चर्चा संतुलित हो, जिसमें सीखने के किसी एक पक्ष पर दूसरे पक्ष की तुलना में आवश्यक बल न दिया जाए। अभिभावक और शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझे। माता पिता और शिक्षकों द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सकने की स्थिति में जो संभावित समस्याएं उत्पन्न हो उन्हें भी समझने की कोशिश करें। बच्चे के अबाध विकास के लिए अनुकूल परिवेश मिलना चाहिए, इसकी ओर से भी अभिभावक और शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की आवश्यकता और समस्या को भी समझना चाहिए। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्या जैसे कि दृष्टि दोष, श्रवण दोष, वाग दोष, दांतों की समस्याएं को भी समझना चाहिए। शारीरिक विकलांगता, अन्य समस्याएं, यह भी महत्वपूर्ण कारक है। बस सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं, विद्यालय में सामाजिक संबंधों का अध्ययन की चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा एकाकी बच्चों की पहचान, किसे एकांक पसंद है, आक्रामक व्यवहार वाले बच्चों की पहचान और आक्रामक बच्चे अन्य समस्याएं जो उत्पन्न करते हैं, अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराना। इसके अलावा विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व, छात्र अध्यापक का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, कक्षा का परिवेश, बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति अध्यापक की संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए, पारिवारिक परिवेश कैसा होना चाहिए, शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अभिभावक की क्या भूमिका हो सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है। बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करने में घरेलू कारक क्या है, परिवार में भाई बहनों के बीच पारस्परिक संबंध, जो बच्चे बड़े परिवारों से आते हैं, जो एकल परिवार से आते हैं, परिवार के सदस्यों की योग्यताओं के विभिन्नता के कारण भी परिवार के बड़े लोग अभिभावकों के साथ संबंध, शारीरिक और मानसिक दूरी, अभिभावकों के बालक से अपेक्षाएं, इन सब पर भी उनका विकास निर्भर करता है। घर और विद्यालय का पारस्परिक संबंध, घर और विद्यालय के पारस्परिक सहयोग से संबंधित कार्य रिपोर्ट कार्ड को भी यहाँ पे हमें देखा जा सकता है। अंत में बात करेंगे सारांश की कि सारांश किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इस इकाई में मुख्यतः बच्चे के विकास के 2 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संवेगों से संबंधित आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में अध्ययन किया गया है। इसमें यह देखा गया है कि प्रत्येक समस्या बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करती है। अतः प्रारंभ में ही बच्चों की समस्याओं को पहचान लेना चाहिए। शिक्षक अपनी समझदारीपूर्ण नज़र, मुस्कुराहट और प्यार भरी थपकी से बच्चों की सामाजिक संवेगात्मक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सामान्य विकास के लिए अध्यापक और अभिभावक दोनों को ही विद्यालय और घर में अनुकूल परिवेश का निर्माण करना चाहिए। इस पाठ्यक्रम के दूसरे खंड की अन्य इकाइयों की पाठ्यक्रम की बात की जाए तो NES 102, 103 और 104 इकाइयों में शिक्षक और अभिभावकों को बच्चों की अनेक समस्याओं को समझने के लिए मार्ग निर्देशन बिंदुओं के विषय में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी 2 इकाई पढ़ी है ब्लॉक 1 के तहत। इसके अलावा ब्लॉक 2 में 3 इकाई, ब्लॉक 3 में 3 इकाई, तो अभी हमें 6 इकाई और पढ़ना है NES 101 के तहत। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आगामी आप याद रखिए कि अभी NES 101 के 2 और वीडियो आएंगे जिसमें 3-3 यूनिट के 2 वीडियो होंगे, तो उसको ज़रूर वेट कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो यह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
यह प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इग्नू के वेबसाइट पर जाकर ignu.ac.in पर ई ज्ञान कोश में जाकर और उसमें सामाजिक विज्ञान में जाकर लेबल में जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, फिर उसके बाद करंट यानी कि करंट स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।